हेलो मेरे साथियों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। हम लोग बेटा आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस यूपी बोर्ड के लिए। तो इसमें हम लोग पूरी की पूरी क्या है NCERT पढ़ेंगे। 100% NCERT होगा यूपी बोर्ड के लिए। जो बच्चे कहते हैं कि सर NCERT नहीं समझ में आती है, आज से उनको क्या है NCERT पूरी तरीके से समझ में आएगी और रट जाएगी। बेटा साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे और फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तीनों एक ही में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि NCERT बेस्ड न पढ़ के आप डायरेक्ट क्या है NCERT ही पढ़िए, क्योंकि यही आगे चल के आपको काम देगी। इसी से हमारा जो है, चाहे आप IAS बनिए, चाहे PCS बनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे आप इंजीनियर बनिए, अगर आप 100% NCERT पढ़ेंगे तभी आपका नीट क्लियर होगा, तभी आपका JEE मेंस क्लियर होगा, तभी आपको जो है UPSC आपका क्लियर होगा। तो इसलिए 100% NCERT पढ़िए। और इसके लिए मैंने पहले से ही नोट्स बना रखा है, जैसे कि क्लास 11th और 12th की वीडियो बोर्ड पे बनाते हैं, लेकिन क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, जैसे 9th वाले प्रमोट हुए हैं, तो जैसे 10th वाले भी प्रमोट हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो को पहले हाथ से लिख करके अच्छे से इनको समझाया जा सके, ताकि बच्चे भी अपना नोट्स बना सकें और वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकें। तो चलिए बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर। क्योंकि हमारे पास जो NCERT बुक आती है उसमें तीन का तीनों जो है सब्जेक्ट, तीनों साइंस एक ही में है, केमिस्ट्री भी, बायो भी और फिजिक्स में भी। तो पहला जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का ही है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या है समीकरण, या इसी को आप कहिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड क्या है इक्वेशंस। बेटा आप भले यूपी बोर्ड के हैं, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, JEE मेंस, JEE एडवांस ना, या UPSC वगैरह, तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, हम लोगों का पहला चैप्टर है, यही जो चैप्टर है इसी चैप्टर को ही हमको समझना है कि आखिर क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो पहले यही जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। बेटा किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, तो मैंने इसको इस हिसाब से लिखा है कि ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और हेडिंग के रूप में भी मैंने इसको बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसमें परिवर्तन हो बेटा, पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, यही है आपका मेन, रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि महाराज आखिर रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। सर जी आपने ये तो बता दिया कि पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जब किसी पदार्थ में ना उसके रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन कैसे जानेंगे हम कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, या किसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा यहाँ भी मैंने पहले से लिखा है कि जब पदार्थ के प्रारंभिक अवस्था, याद रखिएगा प्रारंभिक अवस्था तथा क्या है प्रारंभिक प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आखिर रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब पदार्थ के प्रारंभिक अवस्था न और तथा क्या है प्रारंभिक प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो NCERT में देखिए एक वहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, नोट्स में लिखा है, स्टार्टिंग में ही जो था उसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में बना लिया है कि दैनिक जीवन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। तो हम बेटा देखिए कैसे जानेंगे कि हमारे पास प्रारंभिक अवस्था और प्रारंभिक प्रकृति में परिवर्तन हुआ। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है बेटा, दूध फट जाता है।
ना। हम लोगों के घर में मम्मी कहती हैं कि दूध ख़राब हो गया, गर्मी की वजह से दूध फट गया, तो इसका मतलब होता है कि दूध हमारा क्या हो गया है बेटा, ख़राब हो गया, दूध फट गया है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, लोहे के तावा, तसला या कील को जब हम आर्द्रवायु मतलब वो वायु जिसमें नमी हो, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिड एयर। क्या है, ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर का मतलब जिसमें नमी हो, ह्यूमिडिटी वाली एयर खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा बेटा, देखो वहाँ पे तावा में, तसला में ना, कढ़ाई जो खुली छोड़ दी जाती है उसमें कोरिजन, जिसे संक्षारण कहते हैं, मतलब रस्टिंग अगर लोहे में होता है संक्षारण तो उसे जंग कहा जाता है। तो कुल मिला के आप समझते हैं, हम लोग घर में कहते हैं कि मूर्छा लग जाता है। क्या हो जाता है, मूर्छा लगना, मूर्छा लग जाता है बेटा खुले में अगर हम उसको छोड़ देते हैं। तो आखिर क्या हुआ भैया, इसका मतलब कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का किण्वन हो जाता है या अंगूर का किण्वन होता है। अंगूर का किण्वन का मतलब हम लोग जानते हैं कि अंगूर के किण्वन से ही हम लोग बियर, विस्की ना बनाते हैं, तमाम चीज़ें। तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि आखिर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, किण्वन। तो अंगूर को हम लोग क्या कर लेते हैं, सड़ा करके, गला करके उसको हम लोग बेटा बना लेते हैं, किसके रूप में, बियर के रूप में। तो इस रस के रूप में जैसे हमारा सिरका बनता है तो उसे हम कहते हैं अंगूर का किण्वन। तो याद रखिएगा बेटा, ये हुआ क्या, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अब आते हैं भोजन को पकाया जाता है तो क्या होता है। आपने ये भी देखा है कि जब भोजन को हम पकाते हैं तो पहले हमारा भोजन क्या होता है, कच्चा चावल आप देखे होंगे, तो हमारे पास वो चावल टफ होता है, कड़ा होता है, हार्ड होता है। अब चावल जब पक जाता है तो बेटा वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। भोजन हमारा पक गया, दाल हमारा पक गया, इसीलिए तो हम पकाते हैं कि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, टूट जाए ना, मुलायम हो जाए और हम उसको खा सकें। तो कैसे पका, रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि उसको ताप मिला और रासायनिक अभिक्रिया हो गई। भोजन जो है कड़ा था ना, वो सॉफ्ट हो गया, पक गया है, मुलायम हो गया है। अच्छा, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, कैसे पचा लेता है ये भी हम देखे हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। हम सांस लेते हैं, हमारा सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभी इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बाकायदे आगे देखेंगे। तो जानते हैं कि अब यहीं से निष्कर्ष निकला कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था, देखो प्रारंभिक अवस्था न तथा वस्तु की प्रारंभिक प्रकृति न का में पहचान बदल जाती। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान बदल जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्योंकि भैया गर्मियों में जब दूध को खुला छोड़े थे तो दूध क्या हो गया था बेटा, देखो फट गया था, ख़राब हो गया था। लोहे के तावा कील आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाना बेटा, भोजन का पचकाना न, और रासायनिक हमारे पास भोजन शरीर को पचा लेता है, मतलब शरीर में भोजन पच जाता है तथा हम सांस लेते हैं। ये सब के सब क्या हैं, देखिए इनकी प्रारंभिक प्रकृति और अवस्था में न पहचान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। और बेटा ये नीचे लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन न बाय सुधीर पांडे। तो मैं हूँ सुधीर पांडे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बेटा कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। हम लोगों ने ये देख लिया कि उसके प्रारंभिक अवस्था तथा प्रारंभिक प्रकृति में परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं, हमको ये देखना है। तो आते हैं, जब हम मैग्नीशियम रिबन, क्या है बेटा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करते हैं, किसमें, वायु में दहन करते हैं, मतलब वायु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन किसमें जो है, श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी अभिक्रिया को यहाँ पे लिखा है, अभी हमने इसका जो है सिंबल वाला, स्केलेटन वाला नहीं लिखा है, इसे शब्द अभिक्रिया कहते हैं, शब्दों में लिखा है, क्योंकि अभी आगे इसी को देखेंगे बेटा।
तो हमको पता चला कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं या मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से दहन करवाते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं, तो बेटा चाहे जो बोलो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? श्वेत चूर्ण होता है। तो देखो क्या हो गया कि मैग्नीशियम पहले एक रबड़ के रूप में था, लेकिन अब किस रूप में हो गया बेटा? चूर्ण के रूप में, वो भी श्वेत रंग के। और पहले कैसा था? हल्का सा क्या है? ब्लू, नीले कलर का मैग्नीशियम था। अब एनसीईआरटी में आपको दिया है बेटा, एनसीईआरटी ही मस्ट है, एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है ना। ये नोट्स बड़ा अच्छा आपके लिए बनाए हैं, तो हम लोगों ने इसको जो है भली भांति अच्छे से आपको बनाया है। बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन वीडियो आपके छोटे में ही हो जाएगी, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्रियाकलाप बेटा 1.2 आते हैं। 1.2 का मतलब पहले चैप्टर के दूसरी हम लोग क्रियाकलाप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लैब में प्रैक्टिकल तो कर पाना संभव नहीं है, तो हम लोगों ने जो है यहीं पे करके नोट्स में आपको बनाया है, और आपको याद ताकि रहे कि एक परख नली में जब हम क्या लेते हैं बेटा? लेड नाइट्रेट का घोल। लेड नाइट्रेट का घोल मतलब जलीय विलयन, मतलब एक्वस में रहेगा, तथा इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं, मतलब दोनों क्या है? जलीय विलयन के रूप में है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बात आई कि जब हम लेड नाइट्रेट को, देखिए ये क्या है? लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का ये देखो यहाँ पे सूत्र भी लिखा है, PbNO3 का होल ट्वाइस। एक्वस का मतलब होता है बेटा जलीय। लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो देखो 2Ki, ये अभी 2 इसलिए लगा है कि अभी आप देखेंगे कि क्योंकि अभिक्रिया को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पे PbNO3 है, जिसे लेड नाइट्रेट कहेंगे, इसे बेटा लेड नाइट्रेट कहा जाता है। ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। और जब इस पे अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया संपन्न हुई, तो बेटा ये बनता है पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, तथा इधर देखना बेटा क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है, जो कि लेड आयोडाइड ये पीले रंग का हमारे पास अवक्षेप होता है, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है न। तो देखिए ये पूछेंगे आपसे किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें जो है हमारे पास लेड क्या है? ये देखो नाइट्रेट के साथ था, और पोटेशियम क्या था? आयोडीन के साथ था। लेकिन ये पोटेशियम, ये वाला पोटेशियम क्या है बेटा? लेड को विस्थापित कर देता है, इसके स्थान पे देखो पोटेशियम आ जाता है। अभी आगे के चैप्टरों में ये देखेंगे, क्योंकि जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो कम अभिक्रियाशील वालों को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया या हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ना, या रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है। और फिर ये हमारे पास आयोडीन क्या है? फिर लेड जो बेचारा निकला था किसके? आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके ये देखो क्या बना लिया? लेड आयोडाइड बना लिया, जो कि पीले रंग का होता है। अब बेटा आते हैं हम लोग तीसरी क्रियाकलाप पे। तीसरी क्रियाकलाप हमारे पास है कि दानेदार जिंक। दानेदार जिंक का मतलब जिंक में, जिसे जस्ता कहते हैं, तनु HCl सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसकी अभिक्रिया भी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसके आगे ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा अभिक्रिया का समीकरण, तो समीकरण बाद में लिखेंगे। तो उपरोक्त बेटा जो तीनों क्रियाकलाप किए, उपरोक्त जो तीनों क्रियाकलाप किए, पहला कौन सा? ये मैग्नीशियम वाला। दूसरा मैग्नीशियम क्या है? ऑक्सीजन के दहन से मैग्नीशियम के ऑक्साइड में बदल गया, जो श्वेत चूर्ण होता है। दूसरा क्रियाकलाप किए लेड नाइट्रेट का, क्या है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमको पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ये देखिए, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ लेड आयोडाइड बनता है, जो कि एक पीले कलर का अवक्षेप है। फिर हम आते हैं बेटा यहाँ पे दानेदार जिंक का जब हम अभिक्रिया करवाए, तो दानेदार जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल में करवाए, तो जिंक क्या है? हाइड्रोजन को निकाल देता है, और हमारे पास क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इन तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बेटा हम कैसे जानेंगे? जो हमारा स्टार्टिंग में यहीं पे था, देखो हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे हुई बेटा? तो ये क्रियाकलाप जब हम किए तो हमको पता चला कि भैया किसी के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम क्या था? रबड़ के रूप में था, लेकिन किस रूप में हो गया? चूर्ण के रूप में हो गया। रंग में परिवर्तन ये भी देखे थे, मैग्नीशियम नीले कलर का था, लेकिन श्वेत रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो गया।
तो हमारे पास अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तब भी क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास या उत्सर्जन, तीसरे क्रियाकलाप में हमने देखा यहाँ पे कि जब हम लोग हाइड्रोजन उसमें जिंक का अभिक्रिया तनु HCl के साथ करवाते हैं, तो ये देखो बेटा लिखा है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलती है। तो गैस का निकास या उत्सर्जन हमारे पास क्या है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, जब लेड नाइट्रेट वाला करवाए थे तो उसमें ताप क्या है, बढ़ता है, तो ताप में परिवर्तन हो। ये आपको 4 NCERT में दिया है कि अगर स्वाद में परिवर्तन हो तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, रंग में परिवर्तन हो तब भी रासायनिक अभिक्रिया हम मानेंगे कि भैया कुछ न कुछ तो हुआ है ना, तभी रंग में परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ हुआ है तभी अवस्था बदल गई, और जो हुआ है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गैस का निकलना, उत्सर्जन, कहीं आप जा रहे हैं ना और देखते हैं कि आग जल रही है, वहाँ से गैस निकल रही है कबाड़ में से ना, और जहाँ पे दलदल है, जहाँ पे जो है हमारे पास घूर फेंका जाता है ना गंदगी, तो वहाँ से हाइड्रोजन में देखेंगे मीथेन गैस निकलती है, तो जलता रहता है, तो कहते हैं भैया गैस निकल रही है, गैस का निकाल, तो क्या हुआ बेटा, रासायनिक अभिक्रिया हुई। ताप में परिवर्तन हो जाए तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई मानेंगे। और ये 5वां और 6वां मैंने अपने से लिखा है, आप ये भी याद रखिएगा कि स्वाद में परिवर्तन हो, जैसे हम लोगों के घर में खाना रात को रखा जाता है, सुबह क्या है ख़राब हो जाता है, तो कैसे जानते हैं ख़राब हो गया, या तो उसके सुगंध को चेक करेंगे, महकने लगेगा, या बेटा खा के चेक करेंगे, मम्मी लोग पहले खा के टेस्ट करती हैं और फिर हमको बताती हैं कि इसका स्वाद बदल गया है, अच्छा नहीं है, अब यह ख़राब आ रहा है, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, भोजन बेटा ख़राब हो गया, जैसे दूध वाला, याद रखिएगा। तो स्वाद में परिवर्तन और सुगंध में परिवर्तन हो तब भी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इन सब में किसी भी एक में कुछ हो जाए, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो गया तब भी रासायनिक अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन हो जाए तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। जब अगर किसी से गैस का निकास हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है तब भी हम कहेंगे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन हो जाए तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई, स्वाद में परिवर्तन हो जाए तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई, और सुगंध में परिवर्तन हो जाए तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो बेटा ये है 100 टाइम्स एजुकेशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो बना के आपको देते रहें। थोड़ा सा आज लाइट नहीं था तो आपको थोड़ी सी परछाई भी दिख रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ध्यान दिया जाएगा। हाँ, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारी और भी इच्छा होगी कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और इसी जो हमने नोट्स लिखा है इसको PDF के रूप में यहाँ पे क्या है हम अपलोड कर देंगे, और आप लोग जो है उसको नोट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। बेटा छोटी वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। NCERT ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।